अच्छा। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग आप सभी को। एक बार आ जाइए जल्दी से। हेलो, सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है बेटा? एक बार आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी जुड़ चुके हैं एक बार हाय या हेलो या गुड मॉर्निंग करके अपनी प्रेजेंस जाहिर कर दें। और आज का जो सेशन है वो बहुत जबरदस्त होना है बेटा। जो अनुभव है शिक्षक का वो आज आपको महसूस होना शुरू होगा कि शिक्षक जो हमारी टीम जुड़ी है, क्योंकि कल हमारा इंट्रोडक्शन सेशन था, तो कल हमने जाना कि क्या पढ़ना है। दो ही चीजें हैं, एक तो शब्द है और एक वाक्य है, पर उस शब्द में भी हम कितना अनुभव डाल सकते हैं। हर एक शब्द के साथ क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्या हर एक शब्द में वो ताकत है। कितना एक छोटा सा पल बदल दे जीवन की परिभाषा। एक पल में ताकत होती है कि जीवन की परिभाषा को बदल के रख दे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, शाबाश शाबाश, अमरेश, आदित्य, बलजीत सिंह। आज की क्लास बहुत जबरदस्त होनी है और इस जबरदस्त क्लास के होने में आप लोगों का बहुत बहुत सहयोग चाहिएगा। आपका पार्टिसिपेशन लगातार चाहिएगा। कृष्ण शर्मा, रितु पवार, अमरेश, आदित्य, सबका स्वागत है। सक्सेस लाइन्स विद मॉम एंड डैड। वेल स्टार्ट करते हैं बेटा। ये जो 1 घंटे का अनुभव जो रोज हम लिया करेंगे, ये जो क्लास हमारी हुआ करेगी, बहुत जबरदस्त होनी है। और इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनुभव को लेने के लिए आपको अपने कॉपी और पेन के साथ, अपने नोटबुक और पेन के साथ अलर्ट रहना बेटा। कोई भी चीज छोड़नी नहीं है और जैसे बताया जाए वैसे वैसे अनुसरण करते आना। किसी भी चीज को सीखने के 3 तरीके हो सकते हैं बेटा। गुड मॉर्निंग डोली, अरुणा साहू, सबका स्वागत है बेटा। आप सबका इस सेशन में स्वागत है। कमेंट्स लगातार डिस्प्ले पे आते रहेंगे, मैं पढ़ता रहूंगा, मैं आपसे बात करता रहूंगा और मैं चाहूंगा कि चीजें डायलॉग में जाएं, ये मोनोलॉग में ना जाएं, बेहतरीन तरीके से। राइट? सो थैंक यू पुनीत चौधरी सर, थैंक्स अ लॉट। सो स्टार्ट करते हैं। सर चमक रहे हो, अभी चमकना स्टार्ट होगी हमारी टीम पुनीत सर। और डेफिनेटली हम सारे के सारे भाई मिलके बच्चों का जितना भला हो सकेगा वो करेंगे और रेगुलरिटी लगातार मेंटेन रखेंगे। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि एक छोटा सा पल बदल दे जीवन की परिभाषा। आपको इन सेशंस का एक पल भी जाया नहीं होने देना बेटा। सीखने की अगर हम बात करें, सीखने की अगर हम बात करें तो सीखने 3 तरीके से हो सकते हैं। जो ज्ञान है वो 3 तरीके से लिया जा सकता है बेटा। सबसे ऊंचा ज्ञान जो होता है वो चिंतन से आता है। सबसे ऊंचा ज्ञान चिंतन से आएगा। उस चिंतन के लिए हमें जंगल में जाना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, जैसे बुद्ध ने, महावीर ने तपस्या की चिंतन से। सबसे ऊंचा ज्ञान अगर आता है जिससे परमात्मा की प्राप्ति है वो चिंतन से। दूसरे तरीका के ज्ञान जो है वो अनुकरण से आता है। चिंतन सबसे उत्तम ज्ञान है, अनुकरण सबसे आसान है सीखना, और एक आता है अनुभव से जो सबसे कड़वा है। अब आप देखिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके लिए सबसे जरूरी कौन सा है? अनुभव, अनुकरण या चिंतन? ईश्वर की प्राप्ति की जब बात करनी हो तो चिंतन ही एकमात्र रास्ता बचता है कि मैं अपने विचारों पे, कर्मों पे, आदतों पे चिंतन करूं। जब सिलेक्शन की बारी आती है तो अनुकरण बेटा एक ऐसा मेथड है जो आपको अप्लाई करना चाहिए। अनुकरण किसका? जिनको अनुभव हो चुका है, जो उस फील्ड के कड़वे अनुभव ले चुके हैं। जैसे मैथ्स में पुनीत चौधरी सर, जितने कड़वे अनुभव थे वो आपके ले चुके। इंग्लिश में मैं 20 साल से जितने भी कड़वे अनुभव हैं, रात रात को जग के वो हम ले चुके। आपके लिए उन चीजों को मीठी करके परोस रहे हैं बेटा। और जब उन कड़वी चीजों को मीठी करके परोसा जा रहा है तो सबसे बड़ी बात, आप उसको ऐसे का ऐसा अनुकरण कर लीजिए, आप ऐसे का ऐसा उसे फॉलो कर लीजिए, बहुत बेहतरीन होगा। नितिन दैया सर, रीजनिंग में जितने भी कड़वे अनुभव एग्जाम के हो सकते हैं उनको मीठा बनाने के लिए, उनको परोसने के लिए बस आपको हमारी टीम के साथ, राकेश राजपूत सर हैं आपके जीएस के, बेहतरीन लेवल पर आपको, जैसे लिथियम के बारे में आज आपको ज्ञान दिया, इस सारी की सारी टीम का पूरा फायदा आप उठा सके, बेहतरीन तरीके से चीजों को कर सके।
इन चीजों के लिए बेटा आपको चिंतन, अनुकरण और अनुभव में से सबसे पहले अनुकरण करना होगा। साथ साथ चीजों को, साथ साथ जो भी ज्ञान आपको मिल रहा है उसको साथ साथ रिकॉर्ड करना होगा। और ये जो शिक्षक जुड़े हैं ये थोड़े ऑफ बीट हैं बेटा। एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया, ऑफ बीट। ऑफ बीट का मतलब होता है जरा हटके। इनकी अपनी एक शैली होगी, इनकी अपनी एक शैली होगी। आप अपनी नोटबुक के साथ अलर्ट हो जाएं। जैसे मैंने कल की क्लास में बताया था कि कोई भी शब्द आपको जाने नहीं देना है बेटा, कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य आपको जाने नहीं देना है। मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ऑफ बीट। हिंदी में लिख देता हूं, जरा हटके। जरा हट के, कोई चीज अगर जरा हट के है उसके लिए आप ऑफ बीट का इस्तेमाल करते हो। जैसे ये जो टीम है तो हम कह सकते हैं ऑफ बीट टीम। मैं उम्मीद करूंगा कि आप वहां से बैठे बैठे बोलें भी। जब जब आपको मौका मिले बोलने का तुरंत बोल दीजिएगा ऑफ बीट। जैसे सूर्य कुमार यादव के खेलने का, सूर्य कुमार यादव जो क्रिकेटर हैं उनके जो खेलने का तरीका है वो थोड़ा सा कैसा है, ऑफ बीट। और मेरे साथ बोलेंगे, जहां भी बैठे हैं बोल बोल के क्लास अटेंड करेंगे। ईमानदार अनुकरण मैंने बोला बेटा, अगर आप अनुकरण कर गए तो मैं आपको विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर आपकी इंग्लिश में जमीन आसमान का अंतर दिखा दूंगा। 1 महीने के अंदर आपके अंदर वो ताकत महसूस हो जाएगी कि हां इस बार मैं एग्जाम क्रैक कर दूंगा, इस बार मैं बेहतरीन तरीके से चीजों को समझ पाऊंगा। पर अनुकरण करना बहुत जरूरी है। चिंतन हमने किया, अनुभव जो कि कड़वा है वो हम ले चुके। आप सिर्फ अनुकरण करो बेटा, उंगली पकड़ के साथ साथ चलते आ जाओ। मैंने कहा सूर्य कुमार यादव का जो क्रिकेट का जो स्टाइल है वो कैसा है, ऑफ बीट। तो मेरे साथ इंग्लिश में बोलेंगे जहां भी बैठे हैं, द स्टाइल ऑफ। शाबाश, बहुत बढ़िया। कुछ की आवाज डेफिनेटली निकली होगी, कुछ की नहीं निकली होगी, साथ साथ जुड़ जाओ। फिर मैं क्वेश्चंस पर आ जाऊं बेटा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उन पर हमें आना ही है। पर एक बार मैंने कहा था कि मैं जब तक आपके साथ बॉन्डिंग नहीं कर लूंगा तब तक फाइल ट्रांसफर नहीं करूंगा, क्योंकि क्या पता आपका दिमाग कह दे फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड या एक्सेस डिनाइड। अगर ऐसा कोई मैसेज आपका दिमाग कह रहा है कि फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड या एक्सेस डिनाइड, तो फाइल ट्रांसफर होगी ही नहीं। तो पहले एक बार बॉन्डिंग हो जाए आपकी मेरी 2 मिनट में, और उसके बाद फिर हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। पढ़ना तो हमें है ही, और ये पढ़ने का जो तरीका है वो अगर आप एक बार पकड़ गए तो डेफिनेटली बहुत सीखने में स्पीड आ जाएगी बेटा। तो मेरे साथ बोलेंगे द स्टाइल ऑफ, शाबाश बहुत बढ़िया, द स्टाइल ऑफ सूर्य कुमार यादव इज ऑफ बीट। और आप में से बहुत सारे इस पूरे के पूरे कमेंट को लिख के कमेंट भी कर सकते हैं, द स्टाइल ऑफ सूर्य कुमार यादव इज ऑफ बीट। ऑफ बीट माने जरा हटके। तो ये पूरी की पूरी जो टीम है, हमारी जो टीम है, ये जो जुड़ी है, ये जरा हटके है। बोले आवर टीम इज कैसी, ऑफ बीट। कहते उसके पढ़ाने का जो तरीका है, द स्टाइल ऑफ टीचिंग इज ऑफ बीट। कहते उसकी जो एक्टिंग है, कहते भाई साहब ये सुशांत राजपूत सिंह थे तो इनकी जो एक्टिंग थी वो कैसी थी, वो थोड़ा जरा हटके थी, दैट इज कॉल्ड ऑफ बीट। तो ऑफ बीट तरीका, आशु शर्मा नमस्ते, प्रीति भाटिया, द स्टाइल ऑफ सूर्य कुमार यादव इज ऑफ बीट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऑफ बीट, BEAT, ऑफ बीट, शाबाश, ऑफ बीट, बहुत अच्छे प्रीति भाटिया, वेरी गुड, शाबाश, बेहतरीन। लगातार चीजों में बेटा, लगातार आप डायलॉग इसे बनाए रखिएगा, लगातार चीजों को मेंटेन रखिएगा बेहतरीन तरीके से। तो मैंने कहा कि जो तैयारी होनी है अब आपकी वो ऑफ बीट होनी है बेटा। अब तक ढर्रे से जो पढ़ा है इसमें बहुत सारी चीजों का समाधान एक साथ होगा। एक एक शब्द में ताकत है कि वो आपको बदल के रख दे। एक शब्द काफी है, 2 शब्द महज, इंकलाब जिंदाबाद। इस इंकलाब जिंदाबाद ने भारत को आजादी दिला दी, महज 2 शब्दों की ताकत है। यहां पे कम से कम 4 शब्द तो अभी भी लिखे हुए हैं, अबियंस है, अबेरेंट है, एब्डिकेट है, अक्यूमन है, 4 शब्द अभी भी लिखे हैं। एक एक शब्द को इस तरीके से जीना है कि वो मेरे जीवन में कैसे अप्लाई हो रहा है। क्योंकि मैंने कहा कि न्यूज़पेपर क्या है, शब्द और वाक्य। एग्जाम क्या है, शब्द और वाक्य। भाषा क्या है, शब्द और वाक्य। ज्ञान क्या है, शब्द और वाक्य। इस दुनिया का सारा ज्ञान शब्द और वाक्यों के अलावा कुछ भी नहीं है। और एक एक्सप्रेशन आता है ना बेटा एग्जाम में, लिखते रहिएगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप साथ के साथ अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं। कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, एक एक बात को लिखेगा। एक एक्सप्रेशन आता है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, वो होता है, मेरे साथ बोल बोल के क्लास अटेंड कीजिएगा जहां भी आप बैठे हैं। बोले मेक अ नॉइस, शाबाश बहुत अच्छे, बोलो मेक अ नॉइस। हर एक भाषा पहले सुनी और बोली जाती है, बाद में पढ़ी और लिखी जाती है। बेटा हिंदी को आपने लिखना पढ़ना बाद में सीखा था, उससे पहले सुनना बोलना सीख लिया था। तो बिल्कुल कोताही नहीं, जब काम करने बैठे हैं तो काम दिल लगा के करेंगे बेटा, पूरा अनुकरण करेंगे। चिंतन हमने कर लिया आपके लिए जो बेस्ट है। अनुभव जो कि कड़वा तरीका है वो भी हम ले चुके हैं। इस चिंतन और अनुभव का आप अनुकरण करते आ जाओगे तो बेटा जहां चाहो वो मंजिल आप प्राप्त कर लोगे, जहां चाहो वहां पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे साथ साथ बोल बोलकर, और सुनना बोलना पढ़ना लिखना साथ साथ चलेगा। बोले मेक अ नॉइस, शाबाश बहुत बढ़िया, इन द वर्ल्ड, मेक अ नॉइस इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में जो बोलना नहीं जानता उसकी कोई औकात नहीं है बेटा। जिसको बोलना आता है दुनिया उसी को जानती है, राइट।
मेक अ नॉइस इन द वर्ल्ड। अब एग्जाम में पूछा गया तो इसका मतलब पूछा गया कि क्या है, इसका मतलब होता है कि आप में से किसी को पता है, कमेंट करके बताएंगे कि मेक अ नॉइस इन द वर्ल्ड का पता का मतलब क्या है। आप में से कोई कमेंट करके बताना चाहेगा क्या मतलब है मेक अ नॉइस इन द वर्ल्ड का। अब आप ट्रांसलेशन करोगे तो इसका मतलब निकलता है कि दुनिया में शोर करना। शोर तो पहले ही बहुत है, ट्रैफिक का शोर है, झगड़े का शोर है, विवाद का शोर है। और खोपड़ा कहते खोया है तभी तो पड़ा है, तभी तो ये खोपड़ा है। कहते खोई है तभी तो पड़ी है, तभी तो खोपड़ी है। क्या आप में से कोई बताना चाहेगा कि इसका मतलब, कुछ एक ट्रांसलेशन करना चाहेंगे तो कहते मेक अ नॉइस इन द वर्ल्ड, इसका मतलब बेटा अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए, बहुत सारे ऑप्शन हो, तो इसका मतलब होता है गेट सक्सेस। SUCCESS, इसका मतलब निकलता है टू गेट सक्सेस, कामयाबी प्राप्त करना। कामयाबी प्राप्त करना, टू गेट सक्सेस, मेक अ नॉइस इन द वर्ल्ड। जरा एक बार बोलो, पूरा दिल से बोलो, बोलो वी विल, शाबाश बहुत अच्छे, बोले वी विल मेक अ नॉइस इन द वर्ल्ड। एक बार बोलो, एक बार सारे के सारे कमेंट करो, वी विल मेक अ नॉइस इन द वर्ल्ड, और दिल से बोलो। जब आप बोलो तो ब्लड का फ्लो महसूस होना चाहिए कि डेफिनेटली अंदर से एक आवाज आ रही है कि वी विल मेक अ नॉइस इन द वर्ल्ड, यानी कि वी विल गेट सक्सेस, चाहे कुछ हो जाए। जब हम कहते हैं इंग्लिश में कि चाहे कुछ हो जाए, तो इंग्लिश बोलती है कम व्हाट मे। एग्जाम में अगर ये पूछा गया, 5-6 बार पूछा गया बेटा कम व्हाट में क्या होता है, कम व्हाट में साथ साथ लिखते रहेगा, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, इसका मतलब हो गया कामयाबी प्राप्त करना। कम व्हाट में का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी को ऐसे भी बताया जाता है कम हेल। शाबाश, बोलना भी बहुत जरूरी, साथ साथ बोल बोल के। जैसे मां ने बोला मां, आपने बोल दिया मां, जबकि मां लिखना नहीं आता था, राइट, मां लिखना नहीं आता था। बहुत अच्छे रितु पवार बेटा, बहुत अमरेश आदित्य बहुत बढ़िया, प्रीति भाटिया बहुत बढ़िया, वी विल मेक अ नॉइस इन द वर्ल्ड, बहुत अच्छे, ये हुई ना बात, वेरी गुड, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। कम हेल और हाई वाटर, कम हेल और हाई वाटर, अपनी नोटबुक में लिखिएगा, कम हेल और हाई वाटर, वी विल मेक अ नॉइस इन द वर्ल्ड। ये पूरा का पूरा शुरुआत करेंगे अपनी इंग्लिश की क्लास का, अपनी आगाज करेंगे और इस सेंटेंस के साथ करेंगे। कम हेल और हाई वाटर, कम वॉट में, दोनों का मतलब सेम है। वी विल मेक, MAKE, वी विल मेक अ नॉइस, लिखना शुरू करेंगे बेटा, वी विल मेक अ नॉइस इन द वर्ल्ड, वी विल मेक अ नॉइस इन द वर्ल्ड, चाहे कुछ भी हो जाए हम कामयाबी प्राप्त करके रहेंगे। कम हेल और हाई वाटर, चाहे हमें कड़वे से कड़वे अनुभव से होकर गुजरना पड़े या बड़े से बड़े चिंतन से होकर गुजरना पड़े, हम अनुकरण करना नहीं छोड़ेंगे, हम पीछे पीछे चलना नहीं छोड़ेंगे। कम हेल और हाई वाटर, वी विल मेक अ नॉइस इन द वर्ल्ड, यानी कि चाहे कुछ हो जाए हम जिंदगी में कामयाबी प्राप्त करके रहेंगे। जिंदगी में कामयाबी प्राप्त किए बिना कोई फायदा नहीं मनुष्य जीवन में आने का। मानव शरीर में होने के बाद अगर सक्सेस के लिए हमारे अंदर अभी प्रेरणा नहीं है तो कोई फायदा नहीं बेटा। तो कम हेल और हाई वाटर, चाहे कुछ भी हो जाए, वी विल मेक अ नॉइस इन द वर्ल्ड, राइट। और ये जो तरीका रहने वाला है ये ऑफ बीट रहने वाला है। अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, राइट, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अपनी नोटबुक के साथ तैयार रहिएगा, एक एक शब्द में बहुत कुछ छुपा हुआ है। कम वॉट में किसी भी चीज को चाहे कुछ भी हो जाए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना बिल्कुल भी मिस नहीं करना, रोज के नोट्स बनाना। 1 महीने के अंदर आपके इतने नोट्स में इतनी सामग्री इकट्ठी हो जाएगी कि आपको एग्जाम के पैटर्न को समझने में बड़ी मदद मिलेगी बेटा, राइट। सारे के सारे वो क्वेश्चंस आपके डिस्कस किए जा रहे हैं यहां पे जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, प्लस उसमें अपने 20 साल के अनुभव को जोड़कर उसको डिस्कस किया जाएगा। तो एक भी चीज को मिस नहीं कीजिएगा, हर एक चीज को रिकॉर्ड कीजिएगा। याद रखिएगा, कुछ भी ये मत सोचिएगा कि ये अनइंपॉर्टेंट है या मुझे आता है। जितना आप लिखोगे उतना ही आपको लिखना आएगा। जैसे आपको साइकिल चलानी कैसे आई, साइकिल चलाने से। बाइक चलानी कैसे आई, बाइक चलाने से। तो रिटन एग्जाम कैसे आएगा, रिटन से, यानी कि साथ साथ लिखने से, अपने नोट्स बनाने से। और साथ साथ सुनते बोलते रहिएगा। इसको एक बार हटा देते हैं और अपने क्वेश्चंस की डिस्कशन पर चलते हैं। तो थोड़ा सा ऑफ बीट तरीका रहेगा। अब मैं आपसे लगातार आपका पार्टिसिपेशन मांगता रहूंगा और उम्मीद करूंगा कि जैसे कि आपका पार्टिसिपेशन चल रहा है वैसे ही इस पार्टिसिपेशन को आप मेंटेन रखेंगे, लगातार मेंटेन रखेंगे। चीजों को उस लेवल पर लेकर जाना है हमें जहां पर बेहतरीन रिजल्ट निकल सके। यह क्वेश्चन आपके सामने पहला है कि एग्जाम में पूछा गया, द ग्रेट इनसाइट ऑफ एनी फील्ड। ये क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहली बात, मैंने कहा था कि आप खूब रट लेते हो कि नाउन ये होता है, प्रोनाउन ये होता है, एडजेक्टिव ये होता है, जीरेंड ये होता है। सब कुछ आपने रट लिया, सारी चीजें आपने कर ली, सारी चैप्टर के नियम आपने पढ़ लिए। सारे चैप्टर पढ़ने के बाद 100 में से 90 बच्चे फिर भी कहते हैं कि सर अखबार में क्या लिखा हुआ है, द हिंदू में क्या लिखा हुआ है, हमारे पल्ले नहीं पड़ता। सर सेंटेंस रीअरेंजमेंट हमसे नहीं होता, सर क्लोज टेस्ट हमसे नहीं हो रहा, सर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हमसे नहीं हो रहा। इसकी एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप सीखने जाते हो भाषा और आपको कहा जाता है नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग। जैसे मैंने कल भी कहा था कि अब भाषा सीखने के लिए बच्चा पैदा हुआ तो उसको कहा गया संज्ञा, ये नहीं कहा गया मां। तो अगर भाषा को हम भाव बना दें, वो बनेगा कैसे?
भाषा एक परिस्थिति, मनस्थिति और वाक्य की स्थिति है। अगर कोई भी वाक्य है, जैसे ये वाक्य है, द ग्रेट इनसाइट ऑफ एनीथिंग। अब सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इसमें हमें ये नहीं देखना है कि द एक आर्टिकल है जो कि डिटर्मिनर होता है, ग्रेट एक एडजेक्टिव है और इनसाइट एक नाउन है, ऑफ एक प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ये सब बकवास है बेटा, ऐसे एग्जाम क्रैक नहीं होगा ना। आपको इंग्लिश ऐसे समझ में आनी है। हिंदी का कोई भी अगर सेंटेंस आप पढ़ते हो, पूरा अखबार पढ़ते हो, तो आप ऐसे थोड़ी पढ़ते हो कि संज्ञा सर्वनाम में कर्ता करेगा। पूरा अखबार आप बगैर अटके बड़ी स्पीड से पढ़ लेते हो और इतनी स्पीड से आपको एग्जाम में पढ़ना होगा, यानी कि आपकी थिंकिंग का डायरेक्ट होना। ये वाक्य कहता है द ग्रेट इनसाइट ऑफ एनी फील्ड। इनसाइट का मतलब होता है बेटा गहरी समझ। साथ साथ लिखते रहिएगा, इनसाइट अपनी नोटबुक में लिखिएगा, बल्कि पूरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा। मैं तो कहूंगा द ग्रेट इनसाइट ऑफ एनी फील्ड, इसका मतलब क्वेश्चन पूरा लिखिएगा, लिखना आएगा बेटा। इससे लिखने से कोई नफरत नहीं। अगर सचिन को क्रिकेट से नफरत है तो क्रिकेट में स्टार कैसे हो जाएगा? तो क्रिकेट में अच्छा होने के लिए सबसे पहले क्रिकेट में इंटरेस्ट जगाना बहुत जरूरी है बेटा, राइट? इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। इनसाइट का मतलब लिख लीजिएगा गहरी समझ, गहरी समझ। इनसाइट का मतलब है गहरी समझ, किसी फील्ड की गहरी समझ, किसी भी फील्ड की जो गहरी समझ है उसको इनसाइट कहा जाता है बेटा। द इनसाइट ऑफ एनी फील्ड, किसी भी फील्ड की गहरी समझ, दैट इज कॉल्ड द ग्रेट इनसाइट ऑफ एनी फील्ड। किसी भी फील्ड की जो गहरी समझ है, राइट? अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप में से बताइए, अभी जो भी लोग हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, इसका आंसर बताइए बेटा। ए बी सी डी में से, इनमें से आंसर। और देख के घबराइएगा मत, डरिएगा मत, इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करके चलेंगे, एक एक बात को बता के चलेंगे। बताइए क्या इसका मतलब अबियंस है, एबेरेंट है, एब्डिकेट है या अक्यूमन है? और हर एक शब्द को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। आप में से बताइए, डेफिनेटली कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही प्रीति भाटिया, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब बेटा। पार्टिसिपेशन लगातार करते रहिएगा। किसी भी फील्ड की गहरी समझ को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छे आशु शर्मा, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। प्रीति भाटिया बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका। रितु पवार बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। लेजेंड, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आंसर अगर इधर उधर भी है पर आप कोशिश कर रहे हैं लेजेंड, तो लेजेंड जरूर बनेंगे बेटा। जैसा आपने नाम रखा है वैसा डेफिनेटली आप पहुंचेंगे, क्योंकि जैसी चित्त की चेतना वैसा ही परिणाम। अगर चेतना में लेजेंड जैसा शब्द आता है तो कहीं ना कहीं जो हम सोच सकते हैं वो बन भी सकते हैं। बहुत अच्छा जवाब आप सबका। द ग्रेट इनसाइट ऑफ एनी फील्ड, इसका मतलब अक्यूमन, इसका भी मतलब होता है बेटा गहरी समझ, गहरी समझ। अब बच्चे कहते हैं मुझे स्पेलिंग याद नहीं होती। सबसे पहले अक्यूमन पर आ जाओ। इसमें अ पढ़ो और क्यू पढ़ो और मन पढ़ो, तोड़ लो बेटा स्पेलिंग। अब जरा सोचो, अ कैसे बोलोगे? तो आप बोलोगे ए। क्यू कैसे बोलोगे? सी यू। और मन कैसे बोलोगे? एम ई एन। और मैन की स्पेलिंग आपको आती भी है। तो अगर मैं आपसे अक्यूमन की स्पेलिंग पूछूं तो अ कैसे बोलोगे? आपने कहा सर ए। क्यू कैसे बोलोगे? सी यू। ये क्यू साउंड दे रहा है। साउंड को पकड़ो बेटा, स्पेलिंग याद करोगे जिंदगी में कभी याद नहीं होगी, साउंड पकड़ोगे याद हो जाएगी। अ कैसे बोलोगे? ए। क्यू कैसे बोलोगे? सी यू। और मन कैसे बोलोगे? एम ई एन। मेरे साथ बोलते रहेंगे, अक्यूमन। शाबाश निक्की चौधरी, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया, लाजवाब। अक्यूमन। ए कैसे बोलोगे? अक्यूमन, इसका मतलब गहरी समझ होता है बेटा, किसी चीज की गहरी समझ, दैट इज कॉल्ड अक्यूमन। पर इतने से बात नहीं बनेगी। द ग्रेट इनसाइट ऑफ एनीथिंग, मैंने कहा मैं कोई शब्द ऐसा नहीं छोड़ूंगा जिससे वाक्य ना लिया जाए। अक्यूमन, राइट? एक वाक्य लेंगे, क्योंकि जब तक कोई वाक्य भाव ना बने, जब तक कोई शब्द भाव ना बने, तब तक कोई फायदा नहीं बेटा। हम कितना भी रटते रहे अक्यूमन गहरी समझ, अक्यूमन गहरी समझ, अक्यूमन गहरी समझ, इससे कुछ हो नहीं रहा है। इससे ये है कि एक ईंट मैंने ली और सर में लगातार मार रहा हूं, सर में लगातार मार रहा हूं, जैसे अक्यूमन, अक्यूमन गहरी समझ, अक्यूमन गहरी समझ, अक्यूमन गहरी समझ, अक्यूमन गहरी समझ। ये फालतू की बकवास है बेटा। एक ईंट अगर ली है तो उसे सर में मारने की कोई जरूरत नहीं। वो ईंट है घर बनाने के लिए, यानी कि हर एक शब्द वाक्य बनाने के लिए है। जब तक शब्द से वाक्य नहीं लिया गया तब तक उस शब्द का कोई फायदा नहीं है, राइट? तब तक उस शब्द का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं अक्यूमन की बात करूं, राइट, अक्यूमन से अगर मैं वाक्य को लेना चाहूं, चलिए अक्यूमन से एक वाक्य लेते हैं। आर यू रेडी? चलिए, और मैं भी लिखूंगा, आप भी लिखेंगे, साथ साथ लिखते चलेंगे और बोलते भी चलेंगे। स्टेटमेंट लेते हैं द, और यहां पे एक फिल इन द ब्लैंक डाल देते हैं, द ब्लैंक ऑफ। फिल इन द ब्लैंक भी साथ साथ हो रहे हैं बेटा, इतने ही फिल इन द ब्लैंक होते रहेंगे। द ब्लैंक ऑफ एनी पर्सन, the blank of any person, the blank of any person helps him, the blank of any person helps him go places। और go places का भी मतलब है बेटा make a noise in the world, इसका मतलब है कामयाबी प्राप्त करना, इसका भी मतलब है get success।
अगर एक शब्द भी सीख पाए तो बहुत बड़ी बात बेटा, क्योंकि एक शब्द सीखने का मतलब कुछ नंबर डेफिनेटली आ गए बेटा, राइट। सो द ब्लैंक ऑफ एनी पर्सन हेल्प्स हिम गो प्लेसेस इन लाइफ, यानी कि यहां पे जो भी चीज भरी जाएगी, मान लीजिए मैं फिल इन द ब्लैंक के ऑप्शन देना चाहूं, नंबर 1, द ब्लैंक ऑफ एनी फील्ड हेल्प्स हिम गो प्लेसेस इन लाइफ, यानी कि यहां पे जो भी चीज भरी जाएगी वो व्यक्ति की मदद करती है, हेल्प करती है, किसमें, उसकी जिंदगी में कामयाबी को प्राप्त करने के लिए। बहुत ध्यान से बेटा लिखते चलिएगा, साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। द ब्लैंक ऑफ एनी फील्ड हेल्प्स हिम गो प्लेसेस इन लाइफ, अगर मैं यहां पे एक वर्ड भरूं फुलिशनेस, अब जरा भर के देखते हैं क्या वाकई में फुलिशनेस सेट हो रहा है, और महसूस करते हैं बेटा, क्योंकि ऐसे ही शब्द और ऐसे ही वाक्य हैं जो न्यूज़पेपर में अटकते हैं बेटा, ऐसे ही शब्द और ऐसे ही वाक्य हैं जो एग्जाम में अटकते हैं बेटा। कोई भी ऐसा शब्द, अब एक बात बताओ, कोई व्यक्ति कुछ कहते सर ये शब्द मुझसे तो कभी होते ही नहीं, अरे एक बात बताओ, जिस व्यक्ति को मेरे भाई तुमने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं, तुम उसे पहचान लोगे? आज तक अगर ये चेहरा नहीं देखा था तो क्या पता था, पर अगर आप रोज देखोगे तो क्या पहचान नहीं जाओगे बेटा? जब आप अपने नोट्स बना रहे हो और उनको बार बार रिवाइज करोगे, रिपीट करोगे, 1 महीने के अंदर आपको पूरा इंग्लिश का न्यूज़पेपर समझ में आएगा। अगर ना समझ में आए तो आप जो कहें वो बेटा डेफिनेटली मैं बता रहा हूं, बशर्ते आप शब्दों और वाक्यों के सामंजस्य को और उनकी सिचुएशन को समझना शुरू कर दें। अरे 4 ही चीजें तो सीखनी है, एग्जामिनर 4 चीजें पूछता है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्यों है, ठीक कैसे किया जाएगा, और वाक्य का मतलब क्या है। प्रॉब्लम क्या है, इसे कहते हैं एरर फाइंडिंग। प्रॉब्लम क्यों है, प्रॉब्लम क्यों है, इसे कहते हैं फिल इन द ब्लैंक, कि यहां पे जो दिक्कत बन रही है वो दिक्कत क्यों है, उसे ठीक कैसे किया जाएगा, क्वेश्चन बनता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और इस वाक्य का मतलब क्या है, इसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ये सारी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी बेटा, राइट, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। स्टेटमेंट लो, द ब्लैंक ऑफ, अब यहां पे भर के देखो कि किसी व्यक्ति की मूर्खता, द फुलिशनेस ऑफ एनी पर्सन हेल्प्स हिम गो प्लेसेस। अच्छा, अगर मैं एक बात कहूं, नंबर 2, मान लीजिए कुछ एक चीजें मैं दिखा रहा हूं, और याद रखिएगा अभी हम शुरुआती क्लास है तो थोड़ा स्लो होगा हमारा सीखना। जैसे कि एक छोटा बच्चा यहां से उस दीवार तक जाने में समय लेता है, पर वही बच्चा पूरी दुनिया में दौड़ता भागता है और बगैर किसी मदद के। शुरुआती दौर है, थोड़ा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, क्योंकि हमें सीखना बिल्कुल जीरो से है, बिल्कुल बेसिक से है, चीजों को तोड़ के समझना है, तो बिल्कुल आराम से स्लोली लेके चलेंगे, आराम से धीरे धीरे समझते चलेंगे। सहज पके सो मीठा होए, राइट, धीरे धीरे। द फुलिशनेस ऑफ अ पर्सन, और यहां पे अगर भरा जाए कि द इनकॉन्ग्रुअस नेचर या इनकॉन्ग्रिटी, इनकॉन्ग्रुअस, मान लीजिए इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है बेटा बचकाना, जो बिल्कुल बेढंगा तरीका का हो, जो बेढंगा तरीका होता है दैट इज कॉल्ड इनकॉन्ग्रुअस। और यहां पर नंबर 3 में मान लीजिए मैंने ऑप्शन भर दिया अक्यूमन, और नंबर 4 में मान लीजिए मैं लिख दूं एंगर। अब यहां पे अगर आपको देखें तो ये सारे के सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं नेगेटिव है, और यहां पे जो वाक्य का भाव है वो कैसा है बेटा, पॉजिटिव। किसी शब्द को सीखने से क्या होता है बेटा, एक शब्द नहीं, उस शब्द के आसपास की सारी सिचुएशन को सीखने से बहुत कुछ होता है। अगर हम वाक्य में जाएं, द ब्लैंक ऑफ एनी पर्सन, क्या उसकी मूर्खता, क्या उसका बेढंगापन, क्या उसकी गहरी समझ, या फिर उसका गुस्सा व्यक्ति को कामयाबी दिलाता है, तो जवाब जो भी होगा वो यहां पे भरा जाएगा। एक शब्द को सीखने से बेटा उससे जुड़े हुए सारे फिल इन द ब्लैंक, सारी एरर, सारी चीजें आप कर पाते हो। तो यहां पे इस ब्लैंक में आप भरना चाहो तो क्या भर सकते हो, डेफिनेटली वाक्य का भाव पॉजिटिव तो वर्ड भी पॉजिटिव, और आंसर क्या होगा अक्यूमन या फिर इनसाइट। एक किसी व्यक्ति की गहरी समझ, INSIGHT, किसी व्यक्ति की गहरी समझ, द इनसाइट ऑफ एनी पर्सन हेल्प्स हिम गो प्लेसेस इन द लाइफ, तो इसका मतलब उसकी जिंदगी में कामयाबी प्राप्त करने के लिए, राइट, ये बहुत जरूरी है। तो हमने देखा, आपने लिखा होगा, तो किसी की मूर्खता नहीं हो सकती, किसी का बेढंगापन नहीं हो सकता, किसी का गुस्सा नहीं हो सकता जो उसे कामयाबी दिलाए, तो डेफिनेटली अक्यूमन। तो शब्दों को सीखने से होगा क्या, शब्दों को सीखने से बेटा, शब्दों को सीखने से एक चीज होगी कि शब्दों से वाक्यों की जो कला है वो बेहतरीन हमारी होती चली जाएगी। अब मैं बाकी वर्ड्स पर आता हूं। द ग्रेट इनसाइट, किसी भी फील्ड की गहरी जो समझ है, किसी भी फील्ड की गहरी समझ, अक्यूमन हमारा आंसर है। अगला वर्ड अबियंस आपके अंदर है, आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, आपकी नोटबुक के अंदर डेफिनेटली आ जाना चाहिए। अबियंस, एक बार बोलेंगे मेरे साथ, अबियंस, अ बी, ये और अंश कैसे जोड़ा गया, NCE। स्पेलिंग याद करनी है तो उसे तोड़ लो, अ बी येंस, राइट, अबियंस। अ कैसे बोलेगा बेटा, ए, उसे तोड़ो, पूरी रोटी खाने की कोशिश मत करो, उसे तोड़कर अगर आप लेंगे बेटा तो बात बनेगी, राइट। अबियंस, पहले अ कैसे बोला, स्पेलिंग याद करने का तरीका, स्पेलिंग को तोड़ो, पूरी रोटी खाओगे अटक जाएगी बेटा, उसे तोड़कर अगर हम टुकड़ा टुकड़ा लेते रहेंगे तो बात बन जाएगी। अ कैसे बना, ए, बी
येंस, YANCE, अबियंस। अबियंस का मतलब किसी चीज में बाधा, लिखते रहिएगा बेटा। किसी चीज में जो बाधा आती है, अबियंस। अबियंस का मतलब बाधा है। डेफिनेटली बिल्कुल सही बताया, सिनोनिम्स बिल्कुल सही बता रहे हैं। बॉटलनेक है, डेडलॉक है, इम्पास है, वो सारे के सारे वर्ड्स छोड़ते हुए अबियंस से एक सेंटेंस लिखेंगे बेटा अपनी नोटबुक में। अबियंस का मतलब बाधा है। स्टेटमेंट लेते हैं, लिखेंगे, वाक्य जरूर लिखेंगे बेटा, और इन वाक्यों को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अगर एक और बात बता दूं, जैसे आपको एक ऑफ बीट वर्ड मिला तो आज इसे पूरे दिन में इस्तेमाल करने की कोशिश करें कि यार चाय तो दुनिया बनाती है, पर ये जो अग्रवाल के सामने, जो अग्रवाल स्वीट कॉर्नर के सामने जो चाय बनाता है, इसकी जो चाय है वो जरा ऑफ बीट है, मतलब जरा हटके। इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। राइट, कहते जो सर तो बहुत सारे हैं, पर ये वाले जो सर हैं इनकी अक्यूमन बहुत अच्छी है, इसलिए इनकी डिलीवरी अच्छी लगती है। इन शब्दों को हिंदी के ही वाक्यों में इस्तेमाल करने की कोशिश करें, धीरे धीरे आप इंग्लिश पर पहुंच जाएंगे। राइट, धीरे धीरे चीजों को आप ले लेंगे। अबियंस की अगर हम बात करें, इसका मतलब बाधा है। स्टेटमेंट लेते हैं, बोले इंग्लिश, बहुत अच्छे, बोल बोल कर लिखते रहेंगे। इंग्लिश इज अ बिग अबियंस, और यहां पे एक फिल इन द ब्लैंक बना लेंगे, लिखेंगे नहीं, और आपको पता है कि उस फिल इन द ब्लैंक में क्या भरेंगे, जितने वर्ड्स होंगे उतने फिल इन द ब्लैंक साथ में तैयार हो गए हमारे आज। इंग्लिश इज अ बिग, और यहां पे उस ब्लैंक में उस वर्ड को दिमाग में, और भरना भी कुछ नहीं है बेटा, अपनी नोटबुक में आज पूरा दिन उसे खाली रखेंगे, और जितनी बार उस खाली को रखेंगे और यहां पे सोचेंगे कि यहां पे क्या वर्ड भरा जाएगा, वर्ड आएगा अबियंस, बार बार उस खाली जगह को भरना, यानी कि मेरे अंदर कुछ भरा होगा। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ब्लैंक भी खाली, दिमाग भी खाली, खाली जमा खाली इज इक्वल टू खाली होगा बेटा, यानी कि आंसर नहीं आएगा। अगर मुझे उस फिल इन द ब्लैंक में कुछ भरना है तो मेरे दिमाग में कुछ भरा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम भी तनहा थे हम भी तनहा थे मिलके रोने लगे, एग्जाम में रोगे ही। क्यों? क्योंकि ये भी तनहा ये भी तनहा, यानी कि ये भी खाली ये भी खाली, तो रोना ही एकमात्र निकलता है। याद रखिएगा, अनुकरण करते चले उन व्यक्तियों का जिनको अनुभव हो चुका, जिन्होंने चिंतन कर लिया। तो मैंने कहा यहां चिंतन करने के लिए और अनुभव करने के लिए रास्ता छोड़ दें। अनुकरण आपने मुझे आज कर लिया, इसका चिंतन और अनुभव साथ में बचाए रखें। इंग्लिश इज अ बिग, यहां पे एक ब्लैंक छोड़ दिया, इंग्लिश इज अ बिग अबियंस इन द वे ऑफ क्रैकिंग द एग्जाम। अगर एक वाक्य भी लिखते हो बेटा तो वो पहले से आपको बेहतर बना रहा है, डेफिनेटली। इंग्लिश इज अ बिग अपियंस, अपने हाथ से जितना लिखोगे उतनी इंग्लिश समझ में आएगी बेटा। ये पीपीटी वगैरह समझ में आए ना आए, पर आपके हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको हमेशा समझ में आएंगे। कुछ एक सोचते हैं कि मुझे कंप्यूटर का प्रिंट समझ में आएगा, ये बात दिमाग से निकाल दो। आपको ग्रेजुएशन में आपने इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी, पूरी किताब किसी को याद नहीं हुई, आपके हाथ से बने हुए जो इतने नोट्स थे जो आपकी हैंडराइटिंग में लिखे हुए थे, उन्होंने एग्जाम क्रैक कराया। या फिर एग्जाम में जितनी उस किताबों में आपने अपने हाथ से अंडरलाइन कर रखा था, वही लाइंस आप एग्जाम में लिख के आए, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो याद होगा वो आपके हैंडमेड नोट्स होंगे। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो बेटा इन सेशंस का कोई फायदा नहीं। साथ साथ लिखते रहिएगा, इंग्लिश इज अ बिग, यहां पे क्या भरा जाएगा, मन में तुरंत आएगा, अबियंस है, डेडलॉक है, बॉटलनेक है, सारे सिनोनिम्स आगे हम करेंगे, पर अभी हम सिर्फ अबियंस का मतलब बाधा रख रहे हैं। हमने 3 वर्ड्स देखे, एक इनसाइट देखा, एक अबियंस देखा, एक अक्यूमन देखा। राइट, मेरे हिसाब से आपने कर लिया होगा, राइट, उतार लिया होगा। इसको हटा देते हैं, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है अबेरेंट, बोलेंगे मेरे साथ, शाबाश। अबेरेंट, फिर से बोलेंगे, अबेरेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अबेरेंट, अबेरेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। स्पेलिंग याद करने का तरीका, अ कैसे बोलोगे, ब कैसे बोलोगे, राइट, और अबेरेंट, 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 इसको बैर बोल देंगे, अबेरेंट, और इसको रेंट बोल देंगे। राइट, वैसे रेंट का मतलब, अगर अकेले रेंट का मतलब हो, रेंट का मतलब चिल्लाना होता है बेटा। अगर हम रेंट की बात करें तो रेंट इज इक्वल टू व्हाट, शाउट। तो अगर कोई नॉर्मली बात ना करके चिल्ला रहा है तो आपको बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि व्यक्ति की व्यक्ति से बात संवाद हो सकता है, जरूरी क्या उसको विवाद बनाया जाए। राइट, बहुत अच्छे प्रीति भाटिया, लगातार आपका बेटा अर्जुन भारद्वाज, लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया, लगातार लगे रहे बेटा, बहुत अच्छे, शाबाश। रितु पवार, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश, और साथ साथ नोट्स बनाते रहे। रेंट का अकेला मतलब शाउट है। अगर आप किसी को कहना चाहें कि आप मेरे ऊपर चिल्ला क्यों रहे हैं, तो वाक्य बनता है वाई आर यू, लिखेंगे बेटा, शाबाश, रेंटिंग ऑन मी, वाई आर यू रेंटिंग ऑन मी, आप मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हैं, वाई आर यू रेंटिंग ऑन मी। और इनको स्पोकन में इस्तेमाल करना शुरू करें बेटा। शाउट तो कोई भी इस्तेमाल करता है, ये मास लेवल का शब्द है, कल मैंने बात की थी, ये मास है, छोटा बच्चा भी जानता है, 5वीं क्लास का बच्चा, कि शाउट होता है, पर ये क्लास लेवल है, और यही वो क्लास लेवल है जो हमें सीखना है। अगर आप शाउट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह कोशिश करें कि आप इस्तेमाल करें रेंट का, कि वाई आर यू रेंटिंग ऑन मी, वाई आर यू रेंटिंग ऑन मी, राइट, सो दैट इज कॉल्ड रेंट। तो एबेरेंट का मतलब अजीबो गरीब, इसका मतलब अजीब होता है बेटा, अजीब,
अजीबो गरीब, दैट इज कॉल्ड एबेरेंट। बिजार वर्ड आपने सुना होगा, अटिपिकल वर्ड आपने सुना होगा। मैं बाकी सिनोनिम्स की बात नहीं कर रहा क्योंकि थोड़ा सा वो हैवी हो जाएगा अभी दिमाग पे शुरू में, नहीं तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एबेरेंट से आते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड कहना चाहें तो स्ट्रेंज कह सकते हो आप इसको। अगर इसके लिए एक सिंपल शब्द का इस्तेमाल करना चाहें तो स्ट्रेंज। स्ट्रेंज कौन सा शब्द है जो भीड़ जानती है? एक 5वीं क्लास का बच्चा जानता है कि स्ट्रेंज क्या होता है, पर 5वीं क्लास के बच्चे को यह बिल्कुल नहीं पता कि एबेरेंट क्या होता है, राइट? 5वीं क्लास के बच्चे को यह नहीं पता होता कि एबेरेंट क्या होता है, इसीलिए कंपटीशन का हिस्सा है बेटा। वो बिल्कुल नहीं करेंगे जो आपको कंफर्टेबल करता है, वो बिल्कुल नहीं करेंगे जो आपको एंटरटेन करता है। हमेशा हमारी टीम इस बात पर ध्यान रखेगी जो आपको एनरिच करता है, जो पोषण करता है, उसी पर पूरा ध्यान हम लगाए रखेंगे। वाई आर यू रेंटिंग ऑन मी? तो रेंट का मतलब चिल्लाना है। अगर कोई सिंपल बात ना करके आपके ऊपर चिल्ला रहा है तो आपको अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा? सिंपली बात ना करके अगर आपके ऊपर कोई चिल्ला रहा है तो डेफिनेटली वो आपको अजीब लगेगा। एबेरेंट का मतलब अजीबोगरीब ही होता है, राइट? तो अब एक वाक्य लेते हैं, एबेरेंट से एक वाक्य लेते हैं। ये सब आपने उतार ही लिया होगा। हम सारे के सारे शब्द और वाक्य को उस स्तर पर जरूर लेके जाएंगे जो क्लास लेवल पर हो, राइट? एबेरेंट वर्ड के लिए हम सेंटेंस लेते हैं, राइट? एबेरेंट का मतलब अजीबोगरीब, स्ट्रेंज। जैसे मान लीजिए कुछ एक सिचुएशंस अगर हम लें, जैसे एक बहुत बड़े विचारक हुए गुरुजीएफ, राइट? तो गुरुजीएफ की मां ने, बूढ़ी मां ने मरते हुए उसे कहा कि जो भी तुम करो थोड़ा सा एबेरेंट तरीके से करना। बहुत बड़े विचारक हुए हैं, बहुत बड़े विचारक, राइट? तो जो भी करो तुम कुछ अजीबोगरीब तरीके से करना, उस तरीके से मत करना जिस तरीके से नॉर्मल लोग कर रहे हैं। तुम अपने जीवन को थोड़ा सा अलग ढंग से, यानी कि अलग ढंग के लिए मैंने वर्ड बताया था, दिमाग में आया होगा, ऑफ बीट। थोड़ा सा ऑफ बीट तरीके से करना, नॉर्मली करने की कोशिश ना करना, थोड़ा सा ऑफ बीट करोगे तो बात बनेगी। तो और साथ में कहा उसकी मां ने कि मुझे थोड़ा सा डेमो दे के दिखाओ। उसकी मां ने, मरती हुई मां ने गुरुजीएफ को एक सेब दिया और कहते इसको खाओ और ऐसे खाना जैसे लोग नहीं खाते। तो पहले गुरुजीएफ ने उस एप्पल को ध्यान से सुना, अब आपको भी हंसी आएगी। फिर उस एप्पल को बड़े ध्यान से देखा, फिर उस एप्पल को गले से लगाया, फिर उस एप्पल को देख के नाचा और उस एप्पल को बाद में उसने खाया। तो उसकी मां कहती है कि अब मुझे ये बात बिल्कुल जच चुकी है कि अब तुम मेरी बात समझ चुके हो। कहने की बात, कहने का सार। अब इस बात को समझने के लिए बहुत ऊंचा तल चाहिए बेटा सोच का। कहने का सार ये कि अगर हम वही करते रहे जो सारी दुनिया करती आई है तो हमें वही मिलता रहेगा जो सब दुनिया को मिलता है। अगर हमें जिंदगी में कुछ ऐसा चाहिए जो हमें आज तक नहीं मिला तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो हमने आज तक नहीं किया, और तरीका भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। नियमों को रटने की बजाय वाक्यों को और शब्दों को महसूस करने पर आना पड़ेगा। तो उन्होंने जो एप्पल को खाने का तरीका बनाया या अपनाया वो कैसा था? एबेरेंट का मतलब अजीबोगरीब। हम स्टेटमेंट ले सकते हैं, द स्टेटमेंट लेंगे बेटा, द स्टार्टिंग लेवल। और स्टार्टिंग के लिए एक अच्छा शब्द मैं आपको देता हूं। स्टार्टिंग जब जब आ जाए तो उसको हम कह सकते हैं NASCENT। लिखेगा बेटा, द नासेंट लेवल ऑफ एवरीथिंग। किसी भी चीज का जो शुरुआती दौर है, नासेंट का मतलब शुरुआती, स्टार्टिंग से आप समझ ही गए होंगे। द नासेंट लेवल ऑफ एवरीथिंग। जैसे कि अभी अगर आज आपने सीखना शुरू किया, आज पहली क्लास है, तो शुरू की क्लास आपको थोड़ा सा, मतलब हर एक चीज का जो नासेंट लेवल है वो थोड़ा सा एबेरेंट लग सकता है। जैसे पहली बार बच्चा चलना शुरू करता है तो पैर लड़खड़ाते। पहली बार जब आप साइकिल चलाते हो तो हैंडल सीधा रहता ही नहीं, हैंडल बार बार आगे पीछे थोड़ा सा बैलेंस बनने में, तो वो बड़ा एबेरेंट होता है। द स्टार्टिंग लेवल ऑफ एवरीथिंग इज, और यहां पे बेटा कोई वर्ड लिखेगा नहीं, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे अनुकरण करना है। मैंने कहा चिंतन हमने किया, अनुभव आपने किया, आप सिर्फ अनुकरण कर लो, वहां पे एक फिल इन द ब्लैंक बना दो। द स्टार्टिंग लेवल ऑफ एवरीथिंग इज क्या? द स्टार्टिंग लेवल ऑफ एवरीथिंग इज एबेरेंट। एबेरेंट का मतलब अजीबोगरीब। हर एक चीज की जो शुरुआत है वो अजीब होती है, फिर धीरे धीरे चीजों की आदत होती चली जाती है, धीरे धीरे चीजों में आप परिपक्व होते जाते हो, धीरे धीरे चीजों को आप बेहतरीन लेवल पर ले जाते हो। द स्टार्टिंग लेवल ऑफ एवरीथिंग इज नासेंट। बिल्कुल सही। नासेंट की और भी सिनोनिम्स है, इंसिपिएंट है, बर्जियोनिंग है, राइट, और इनकोएट लेवल है, बाकी और सारे के सारे वर्ड्स हैं। मैंने कहा सिर्फ एक वर्ड हमने ले लिया ताकि आज पहला दिन आपके लिए हैवी ना हो। अबियंस क्या था बेटा? बाधा। एबेरेंट क्या था? अजीबोगरीब। अक्यूमन क्या था? अक्यूमन के लिए ये लिखा हुआ है, द इनसाइट ऑफ एनी फील्ड, यानी कि किसी भी फील्ड की जो बेहतरीन समझ है उसको हम अक्यूमन कहते हैं। एक वर्ड बना एब्डिकेट। ये बड़ा कॉमन शब्द है क्योंकि ये आपको बहुत बार देखने को मिलता है, एब्डिकेट, राइट। अच्छा, इसमें तोड़ेंगे कैसे, स्पेलिंग कैसे याद की जाए, इसका एक बहुत बड़ा मुद्दा बच्चों का होता है कि सर स्पेलिंग कैसे याद की जाए। बहुत सारे नियम रटे स्पेलिंग के, फिर भी स्पेलिंग हमें आती नहीं है। तो स्पेलिंग का एकमात्र तरीका तोड़ लो बेटा। एब कैसे पढ़ोगे? AB। डिक कैसे पढ़ोगे? DI। और केट कैसे पढ़ोगे? CATE। या फिर डिक
एब्डिकेट, एट की सेकंड फॉर्म रख लेते हैं, अपनी अनुभव से तोड़ सकते हैं। डिक कैसे पढ़ोगे, DIC। और ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ईट, एट, ईटन। वर्ड बन गया एबडिकेट, एबडिकेट। एबडिकेट का मतलब हो गया बेटा किसी अधिकार या पद को त्याग देना, किसी अधिकार या पद को त्याग देना। हिंदी भी लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी अधिकार या पद को त्याग देना, किसी अधिकार या पद को त्याग देना, वो एब्डिकेट कहलाता है बेटा। इसका सबसे बड़ा अगर एग्जाम्पल मैं दूं कि एब्डिकेट किसी ने किया था, किसने किया था एब्डिकेट, अगर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको अगर दिया जाए तो ये एग्जाम्पल हमें मिलता है, राइट, ये एग्जाम्पल हमें मिलता है श्री राम के द्वारा। उस समय का सबसे ताकतवर, सबसे सबल जो राज्य था, वो सबसे सबल राज्य था अयोध्या का उस समय का। और अयोध्या की गद्दी को त्यागना, अयोध्या के राज्य को त्यागना महज इसलिए कि मेरे बाप और मेरे भाई के सम्मान की बात है, राइट। आजकल तो कलयुग है, आजकल तो 2 गज जमीन के लिए अपने सगे भाई को 2 गज जमीन के नीचे दाब देते हैं, राइट। तो खैर वो जो समय था, उस समय उन्होंने क्या किया था, अपने अधिकार और पद को, क्योंकि सबसे बड़े थे, सबसे ज्येष्ठ थे, तो राजा उनका बनता था। स्टेटमेंट कह सकते हैं, द लॉर्ड रामा, द लॉर्ड रामा। और यहां पर बेटा एक फिल इन द ब्लैंक बनाएंगे, जैसा कि हम बनाते भी हैं। धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ये फिल इन द ब्लैंक करने से क्या होता है, कि रोज फिल इन द ब्लैंक की आपकी प्रैक्टिस हो रही है, रोज आपको वाक्य समझने की प्रैक्टिस हो रही है, राइट। द लॉर्ड रामा यानी कि भगवान राम ने एब्डिकेटेड, यानी कि सेकेंड फॉर्म, द लॉर्ड रामा एब्डिकेटेड हिज क्लेम ऑफ किंगडम। जो राज्य का जो क्लेम था कि भी तुम ज्येष्ठ हो, तो उन्होंने अपना क्लेम करना ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं क्लेम नहीं करूंगा, मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं करना चाहता जो बाप और भाई के अगेंस्ट जाके हो। द लॉर्ड रामा यानी कि भगवान राम ने एब्डिकेटेड हिज क्लेम ऑफ किंगडम, अयोध्या के राज्य को लेने से मना कर दिया, जबकि उनका अधिकार पूरा पूरा बनता था। अब ये जो 4 शब्द है बेटा, आपने देखा होगा कि ये 4 शब्द महज शब्द नहीं रह गए। इन शब्दों को आपके अंदर, आपके नोट्स में उस लेवल तक उतार दिया गया कि वो एक सिचुएशन बन चुके हैं। जैसे अबियंस की अगर मैं बात करूं तो एक वाक्य आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि इंग्लिश इज अ बिग अबियंस इन द वे ऑफ क्रैकिंग द एग्जाम। एबेरेंट की अगर मैं बात करूं, अजीबो गरीब, द नासेंट लेवल ऑफ एवरीथिंग इज अबेरेंट। अब देखो आपको ये वाक्य समझ में आ रहा है, पर जब मैं कह रहा हूं कि द नासेंट लेवल ऑफ एवरीथिंग इज अबेरेंट, जब मैं इस वाक्य को कह रहा हूं, क्या आपके दिमाग में कोई नियम आ रहा है बेटा? मैं फिर कहता हूं कि पूरी इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, पूरी इंग्लिश का ध्यान रखा जाएगा। कोई भी इंग्लिश में ऐसी चीज नहीं जो पढ़ाई जा सकती हो और हम पढ़ा के ना भेजें। अगर 20 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं बेटा, तो ये मत समझिएगा कि ऐसी तो कोई चीज नहीं होगी जो हमें नहीं पता है। अगर 20 साल से पढ़ा रहा हूं, मैंने बोला हजारों लोगों को सिलेक्ट कराया है, हजारों लोगों को मंजिल पर पहुंचाया है जिस रास्ते में आप हो, तो ये बिल्कुल मत समझिएगा कि आपको किस चीज की जरूरत है। कई बार मरीज को एक बेचैनी होती है कि यार सर ऑनलाइन हमें पढ़ा रहे हैं, तो सर को कैसे पता लगेगा कि हमारा लेवल क्या है? बेटा डॉक्टर को ज्यादा पता होता है। मरीज की बेचैनी बिल्कुल निश्चित है। मरीज ये सोचता है कि डॉक्टर को कैसे पता कि मुझे कहां दिक्कत है। आपको जो दिक्कत है उस दिक्कत का भी डॉक्टर को पता है और उसके इलाज का भी पता है। आपको सिर्फ दिक्कत का पता है, डॉक्टर को दिक्कत प्लस इलाज का पता है। तो हम वो डॉक्टर हैं, हमारी टीम वो डॉक्टर है जो दिक्कत और इलाज दोनों जानती है। आप बिल्कुल उसमें टेंशन ना लें। पर हाँ, हो सकता है कि रोग लंबा है तो थोड़ा समय लग सकता है, पर इलाज निश्चित ही हो जाएगा। अब जब मैं ये वाक्य कहता हूं, जब मैं कहता हूं कि द नासेंट लेवल ऑफ एवरीथिंग इज एबेरेंट, यानी कि हर एक चीज का शुरुआती दौर बिल्कुल एबेरेंट है, ये वाक्य आपको पूरा पूरा समझ में आता है बगैर किसी नियम के। अगर मैं आपको वाक्य कहता हूं कि द लॉर्ड रामा एब्डिकेटेड हिज क्लेम ऑफ किंगडम, किंगडम का जो क्लेम है वो त्याग दिया, तो ये बात आपको समझ में आती है, राइट। जैसे द अक्यूमन ऑफ अ पर्सन, आप इन वाक्यों को समझने की कोशिश करें और जवाब दीजिएगा कि ये वाक्य समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अर्जुन भारद्वाज, एक्स स्टूडेंट गुरुदेव, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, राइट। सो बिल्कुल सही। तो जैसे मैंने कहा, स्टेटमेंट मैंने कही कि बेटा एब्डिकेट का मतलब क्या है? किसी चीज को त्याग देना, राइट, वो एब्डिकेट है। तो इन चारों के चारों वर्ड्स के साथ जो कहानी बनी, जो फिल इन द ब्लैंक बने, हमने अभी तक जो क्वेश्चन किए 4 वर्ड्स तो ये बने, एक वर्ड ये बना, जितने वर्ड्स बने उससे जितने सेंटेंस बने उनसे फिल इन द ब्लैंक भी बने बेटा। ये लगातार चीजों की समझ को आप डेवलप करते जाए, चीजों को बेहतरीन लेवल पर लेते जाए। अगर धीरे धीरे हम इन चीजों को समझना शुरू कर दे तो अपने आप से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतरीन लेवल पर चली जाएगी बेटा। आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। द पोस्टमार्टम ऑफ एनी डिजीज्ड,
द पोस्टमॉर्टम ऑफ एनी डिजीज, ये क्वेश्चन आपके सामने है, जरा बताइएगा इसमें से आपका आंसर क्या होगा। क्या ये ऑटोप्सी होगा, क्या ये एब्डिकेट होगा? एब्डिकेट रिपीट हुआ, रिपीट जानबूझकर कुछ वर्ड्स में कर दूंगा ताकि आपको ये याद रहे। अब एब्डिकेट से जो एग्जांपल आया था वो याद करने की कोशिश करो कि एब्डिकेट को हमने जोड़ दिया था किससे? श्री राम से। रामा एब्डिकेटेड, यस और नो? तो हमने एब्डिकेट जो शब्द जोड़ा वो राम से जोड़ दिया, श्री राम से जोड़ दिया। ये वर्ड कुछ एक वर्ड में लगातार, और स्पेलिंग के लिए भी मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, एब तोड़ो, डिक तोड़ो, एट तोड़ो, तो वर्ड बन गया एब्डिकेट। स्पेलिंग को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका कि उसे एकदम खाने की कोशिश ना करो, उसे टुकड़े में तोड़ लो। ऑटोप्सी है, एब्डिकेट है, एवोल्यूशन है या बैकनेलियन है, राइट? इसमें से कौन सा आपका आंसर है? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पुष्पेंद्र बैरागी, ऑटोप्सी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉली ए, हिमानी त्यागी ए, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। इनक्वेस्ट, अर्जुन भारद्वाज, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे बेटा अर्जुन भारद्वाज। विवी सेक्शन, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही। ऑटोप्सी भी है, विवी सेक्शन भी है, नेक्रोप्सी भी है, इन सब के सिनोनिम्स भी हैं, पर मैंने कहा आज हम हैवी ना कर दें, नहीं तो इसके और भी सिनोनिम है। विवी सेक्शन है, नेक्रोप्सी है, राइट, ऑटोप्सी है, ये सारे के सारे शब्द डेफिनेटली बेटा, लगभग सबका जवाब। रतन, प्रीति भाटिया, वेरी गुड बेटा। ओशिन चौधरी, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया ओशिन, नाइस बेटे, नाइस, वेरी गुड। सबका जवाब ऑलमोस्ट सही है, सबका जवाब ऑलमोस्ट सही है कि द पोस्टमॉर्टम, सबसे पहले मोर्टम का मतलब होता है बेटा डेड। मोर्टम का मतलब क्या होता है? डेड। ये लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर डेड का सिनोनिम पूछ ले आपसे, और डेड के सिनोनिम में ऑप्शन नंबर ए 2 1 2 3 4 5 करके जिस भी ऑप्शन में मोर्टम लिखा है वो आपका डेड का आंसर होता है। मोर्टम का मतलब मरना और पोस्ट का मतलब होता है बाद में, यानी कि मरने के बाद में, राइट? पोस्टमॉर्टम, पोस्ट का मतलब, मोर्टम का मतलब मरना और पोस्ट का मतलब बाद में, और डिजीज का मतलब मरा हुआ। कोई व्यक्ति अगर मरा हुआ है उसे बोलते हैं डिसीज्ड। अब इसमें एक बात बताओ, इंजन सीज हो जाता है, सीज हो जाना मतलब रुक जाना ना, इंजन रुक जाता है, किसी की गाड़ी रुक चुकी है, रुक जाना सीज होता है बेटा। तो डिसीज्ड का मतलब यह होता है कि वो इस तरीके से रुक चुका है कि अब कभी स्टार्ट नहीं होगा, उसके जीवन में कुछ भी कार्य अब करने को नहीं बचा है। तो डिसीज्ड का मतलब अब वो बिल्कुल सीज हो चुका है, वो रुक चुका है। द पोस्टमॉर्टम ऑफ एनी डिजीज, किसी भी व्यक्ति जो मर चुका है उसका पोस्टमॉर्टम, इसमें से आंसर आपने बताया ऑटोप्सी, बिल्कुल सही बेटा, राइट? एक वाक्य लिए बिना तो हम मानेंगे नहीं, क्योंकि जब तक परिस्थिति, मनस्थिति और वाक्य की स्थिति क्लियर ना हो जाए तब तक कोई फायदा नहीं बेटा, राइट? तो सिचुएशंस बेहतरीन तरीके से हम लेके चलते हैं। आइए अपने क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। हमने देखा कि अगर किसी मरे हुए व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया जाए, अब देखो ये 1 2 3 4 5 6, इन 6 शब्दों को एक ही शब्द में बताया जा सकता है, क्या? ऑटोप्सी। यही टेक्नोलॉजी है बेटा, इसी को कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी है। बड़ा सा कंप्यूटर होता था एक कमरे जितना, वो लैपटॉप बन के आज आपकी गोदी में आ चुका है, यही टेक्नोलॉजी है। जगह कम घेरे और ताकत उतनी ही हो। द पोस्टमार्टम ऑफ एनी डिजीज, ऑटोप्सी, राइट? ऑटोप्सी से एक सेंटेंस लेंगे, क्योंकि बगैर वाक्य के मैं कोई शब्द छोड़ने वाला नहीं हूं बेटा। याद रखिएगा, जो मेहनत ना कर सके, जो अनुकरण ना कर सकें, जिनको विश्वास ना हो बेटा, कोई फायदा नहीं है। फिर तो आप कड़वे अनुभवों के थ्रू ही सीखना चाहते हो, और वो बड़ा दुखदाई है बेटा। अनुकरण साथ साथ करते रहिएगा। अनुकरण अगर आपने अच्छे से कर लिया तो चीजें बेहतरीन हो जाएंगी बेटा। अगर कोच ने कहा ग्राउंड के 4 चक्कर, तो ग्राउंड के 4 चक्कर। चलिए लिखना शुरू करें। अच्छे प्लेयर की यही पहचान के कोच को बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जैसे बताया जाए उस कमांड को पूरा का पूरा करते हैं। अगर कहा 10 पुशअप्स तो 10 पुशअप्स। आइए बेहतरीन तरीके से एक वाक्य लेते हैं, ऑटोप्सी। एक वाक्य लेते हैं बेटा, लिखेंगे, पहले ही फिल इन द ब्लैंक बना देते हैं हम इसमें। ब्लैंक इज, शाबाश, लिखेंगे ब्लैंक इज डन, blank is done to reveal। रिवील का मतलब होता है बेटा प्रकाश में लाना, कोई चीज प्रकाश में लाना, कोई चीज उद्घाटित करना, कोई चीज बताना, दैट इज कॉल्ड रिवील। आप सिंपल लिखना चाहो इसके लिए एक वर्ड एक्सपोज लिख सकते हो, और भी बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं जो मैं भी नहीं बता रहा। डाइवल्ज है, इसके लिए डाइवल्ज आता है, स्पिल द बीन्स आता है, ब्रिंग टू लाइट आता है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो हैवी हो जाएगा। हम हल्के हल्के धीरे धीरे आदत डालेंगे बेटा। शाबाश, मस्त हरियाणा, अच्छा मस्त हरियाणा भी यहां पे है, राइट? आंसर ए बताया, वेरी गुड, मस्त हरियाणा, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सो ब्लैंक इज डन, यहां पे थोड़ा सा बदलाव करेंगे। ब्लैंक इज डन टू रिवील द हश हश, द हश हश, HUSH, द हश हश
अगर हश हश एग्जाम में पूछा जाए तो इसका मतलब होता है बेटा SECRET, ये क्या होता है? सीक्रेट। इसका मतलब कोई गुप्त बात, कोई गुप्त बात जो है वो कहलाती है हश हश, राइट? किसी भी चीज की जो गुप्त बात है दैट इज कॉल्ड हश हश। सो स्टेटमेंट, यहां पे आपको पता है कि ब्लैंक में क्या आएगा? ऑटोप्सी इज डन टू रिवील, रिवील का मतलब एक्सपोज करना, प्रकाश मिलाना, द हश हश ऑफ, द हश हश ऑफ एनी, द हश हश ऑफ एनी मर्डर, एनी मर्डर। ऑटोप्सी इज डन टू रिवील, रिवील माने प्रकाश में लाना, द हश हश। बेटा क्या आपको नहीं लगता कि न्यूज़पेपर में अगर ये शब्द होता, फिर समझ लीजिए, मान लीजिए न्यूज़पेपर में अगर कोई शब्द होता, ऐसा कोई शब्द है, न्यूज़पेपर में अगर ये पूरा का पूरा वाक्य आया होता, क्योंकि न्यूज़पेपर कब अटकता है याद रखिएगा, कहते हैं जिस दिन न्यूज़पेपर समझ में आ जाए, राइट? अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं बेटा तो लाइक जरूर करें, अगर अच्छे लग रहे हैं तो, चापलूसी के लिए नहीं बेटा, अगर अच्छे लग रहे हैं तो। क्यों? क्योंकि ये प्रेरणा को बढ़ाते हैं, प्रेरणादायक हैं, चीजों को बेहतरीन लेवल पर। इफ यू लाइक द सेशन डेफिनेटली यू शुड पुश द लाइक बटन। वापस आइए, क्या आपको नहीं लगता कि अखबार में कब कोई चीज अटकती है? अखबार में कोई चीज तब अटकती है जब आप शब्दों और वाक्यों को समझ नहीं पाते। अब यहां पे अगर देखें बेटा तो वाक्य पूरा का पूरा, अगर इसमें आपको ऑटोप्सी का नहीं पता, अगर आपको रिवील का नहीं पता, अगर आपको हश हश का नहीं पता, या पूरे वाक्य की कॉम्प्रिहेंशन यानी कि समझ आपको नहीं आ रही है, तो कोई फायदा नहीं है। ऑटोप्सी इज डन टू रिवील द हश हश ऑफ एनी मर्डर, यानी कि कहा जा रहा है कि जो ऑटोप्सी है यानी कि जो शव परीक्षा है वो की जाती है कि आप किस तरीके से किसी मर्डर को, मर्डर में हुई किसी सीक्रेट बात को रिवील किया जाए, राइट? सो ऑटोप्सी इज डन टू रिवील द हश हश ऑफ एनी मर्डर, किसी भी मर्डर की सीक्रेट बात को रिवील करने के लिए। बेटा एक बात सोचो ना, अगर आप इंस्पेक्टर बनोगे, मान लो थाना अधिकारी हो आप और आप SHO हो और आपको रिपोर्ट लिखनी है, क्या आपको नहीं लगता कि वहां पे ऑटोप्सी शब्द का इस्तेमाल होगा? क्या आपको नहीं लगता कि वहां पे हश हश का इस्तेमाल होगा? इन्वेस्टिगेशन किस लिए कर रहे हो? इन्वेस्टिगेशन हमेशा होती है रिवील द हश हश ऑफ एनीथिंग। इन्वेस्टिगेशन कोई भी है तो किसी भी गलत चीज जो घटित हुई है उसको प्रकाश में लाने के लिए ही तो इन्वेस्टिगेशन होती है। तो वर्दी पहनने का फायदा ही क्या, अगर आपको इन शब्दों का पता ही नहीं? जब रिपोर्ट राइटिंग होगी तो फिर शब्दों की कमी पड़ेगी। ऑटोप्सी इज डन, बहुत अच्छे पुष्पेंद्र बैरागी, ओशिन चौधरी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया डोली, वेरी गुड। ऑटोप्सी इज डन टू रिवील द हश हश ऑफ एनी मर्डर। क्या बात समझ में आई? मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आई होंगी, और लगातार सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना जहां भी आप बैठे हैं वहां से आप जारी रखें। हम अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा है एब्डिकेट, जो कि हम कर चुके पहले। एब कैसे पढ़ा जाएगा? AB। डिक कैसे पढ़ा जाएगा? और ईट की सेकंड फॉर्म 8 है, वर्ड बन गया एब्डिकेट। लॉर्ड रामा एब्डिकेटेड द पोस्ट। अगले शब्द पर चलते हैं। अगला शब्द है बेटा एबल्यूशन। अब यह गजब की बात है, शन इंग्लिश में कई तरीके से पढ़ा जाता है। यहां पे जो शन पढ़ा जा रहा है वो TION से, जैसे कंपटीशन है, करप्शन है, उसमें आप देखते हो TOIN मिलता है। तो शन को पढ़ने का तरीका TION बहुत सारी स्पेलिंग में मिलेगा, पर वो साउंड कौन सा देगा? शन। अब जरा एब को पढ़ लो तो वर्ड बनता है एब। एब कैसे पढ़ोगे? AB। ल्यू कैसे पढ़ोगे? LU। स्पेलिंग साथ साथ याद कराता चलूंगा बेटा, बेशक हो सकता है कि चीजें, हो सकता है, राइट, हो सकता है बेटा कमेंट थोड़ा सा बड़ा हो गया। संतोष यादव सर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। सो जैसे मैंने कहा एब्ल्यूशन, देखो ध्यान से, एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन। अब स्पेलिंग साथ साथ याद करते चलेंगे, क्योंकि अगर हमने 10 वर्ड्स किए तो 10 की स्पेलिंग अगर याद नहीं हुई तो कोई फायदा नहीं। तोड़ लो बेटा। एब कैसे पढ़ोगे? AB। ल्यू कैसे पढ़ोगे? LU। शन कैसे पढ़ोगे? TION। एक बार पढ़ के देखो। एब कैसे? बोल बोल के, शाबाश। AB। ल्यू कैसे? LU। शन कैसे? TION। एब्ल्यूशन का मतलब पानी से धोना होता है, पर महज पानी से धोना नहीं बेटा। एब्ल्यूशन का मतलब हकीकत में, वैसे तो इसको हम पानी से धोना कह सकते हैं, कि पानी से किसी चीज को धोना एब्ल्यूशन है, ठीक है, अपने नोट साथ साथ बनाए रहे, पर सिर्फ पानी से धोना नहीं। अगर पानी से धोना ही इसका मतलब होता तो क्या मैं इसको सिर्फ वॉश कह देता तो बात नहीं बन जाती क्या? अगर मैं सिर्फ वॉश कह देता तो फिर एब्ल्यूशन, अलग शब्द का निर्माण क्यों हुआ बेटा? अलग शब्द का निर्माण क्यों हुआ? अलग शब्द का निर्माण इसलिए हुआ, एब्ल्यूशन में अलग शब्द का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग है। पापों की शुद्धि के हेतु, पापों के निवारण के हेतु जो स्नान किया जाता है, जैसे गंगा स्नान के लिए एब्ल्यूशन शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि धोना, और धोने को तो बेटा कपड़े भी धोए जाते हैं, वो मैले हैं, पर अगर पापों को धोने के लिए कोई स्नान किया जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? एब्ल्यूशन।
वैसे पानी से धोना कह सकते हो, पर जब पापों को धोने की बात आ जाए उसको हम एब्ल्यूशन से कहते, राइट। तो एब्ल्यूशन का मतलब डेफिनेटली स्नान है, पर वो धोने वाली सेंस में ना होकर वो पापों के से मुक्ति के लिए जो स्नान किया जाता है। हम स्टेटमेंट कह सकते हैं कि वाक्य लेते हैं, ऑन द ईव ऑफ, शाबाश लिखेंगे, ऑन द ईव ऑफ। ईव का मतलब है ओकेजन, अवसर। ईव का मतलब क्या है बेटा? अवसर, ओकेजन। ईव होता है, ओकेजन सिंपल वर्ड है इसके लिए, और अच्छा शब्द है ईव। ऑन द ईव ऑफ मकर संक्रांति, ऑन द ईव ऑफ मकर संक्रांति, ऑन द ईव ऑफ मकर संक्रांति। साथ साथ बोल बोल के लिखते रहेंगे बेटा, ऑन द ईव ऑफ मकर संक्रांति पीपल टेक एब्ल्यूशन। यहां पे एक फिल इन द ब्लैंक मैंने क्यों बनाया वो सब आपके लिए, आप जानते हैं। पीपल टेक एब्ल्यूशन, पीपल टेक एब्ल्यूशन इन द गेंजेस, इन द गेंजेस यानी कि गंगा, इन द गंगा। ऑन द ईव ऑफ मकर संक्रांति पीपल टेक एब्ल्यूशन इन द गंगा, यानी कि गंगा में वो स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, पापों की मुक्ति के लिए या फिर अपने निवारण के लिए, किसी चीज के लिए स्नान करना वो एब्ल्यूशन है बेटा। तो हमने ऑटोप्सी पढ़ा, हमने एब्डिकेट पढ़ा। अगला जो शब्द है मेरे हिसाब से आपने उतार लिया होगा, राइट। आगे चलते हैं अगले वाक्य की तरफ, अगले शब्द की तरफ, और हर एक शब्द को वाक्य बनाएंगे बेटा, क्योंकि ईंट को ईंट छोड़ना ठीक नहीं, उसके साथ एक घर बना लेना बहुत जरूरी है। अगर वाक्य बन जाएगा तो उसकी सिचुएशन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो अगला वर्ड है, पढ़ा जाएगा बैकनेलियन। बोलो शाबाश, बैकनेलियन। अगर हम कहें, कई बार कहते हैं कि भाई बच्चलन है, इसमें बच्चलन शब्द भी आ ही रहा है वैसे, राइट। तो बैकनेलियन यानी कि बहकर नालियों में गिरने वाला, ऐसा भी याद आप कर सकते हो इसको। बहकर नालियों में कौन गिरेगा? बहुत ज्यादा शराब पीने वाला, बहुत ज्यादा शराब पीने वाला, शराबी, बेवड़ा। हां, एक्सेस में पीने वाला शराबी। और सिर्फ शराबी नहीं, जिसको आप अपने शब्दों में, मैंने कहा थोड़ा सा ऑफ बीट तरीका, अगर हम बेवड़ा शब्द लिख दें तो आपको ज्यादा याद रहेगा। यानी कि सिर्फ शराबी नहीं, जिसको शराब के बिना रहा नहीं जाता, उसको रोज शराब चाहिए, दैट इज कॉल्ड बैकनेलियन। बैक और कैनेलियन, राइट। बैक, बैक इसको रख लीजिए, बैकनेलियन, नेल अलग रख लेंगे, बैक अलग रख लेंगे, और नेलियन, बैकनेलियन। उच्चारण अगर लिखना चाहो, ना पढ़ा जाए तो आप लिख सकते हो बैकनेलियन, हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो बैकनेलियन का मतलब अ पर्सन हु टेक्स अ लॉट ऑफ लिकर, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा शराब पीता है। कॉमन शब्द अगर लिखना चाहें इसके लिए, एक वर्ड आता है बूजर, ड्रंकर्ड। ये शब्द आपने बिल्कुल देखे होंगे, राइट, बिल्कुल सही। ड्रंकन मैन, पिया हुआ, बूजर, बहुत ज्यादा शराब पीने वाला, एक ऐसा व्यक्ति। इसे डिप्सोमैनियाक भी कहा जाता है बेटा, डिप्सोमैनियाक, एक ऐसा व्यक्ति जो शराब के नशे में डूबा रहता है, डिप्सोमैनियाक। यानी कि उसे एक मैनिया होता है, एक्सेसिव लव होता है शराब को लेकर। तो डिप्सोमैनियाक किस्म का जो व्यक्ति होता है वो भी बहुत बड़ा शराबी होता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए, अगर हाँ, पियक्कड़, ड्रंकन मैन, बिल्कुल सही पुष्पेंद्र बैरागी, बिल्कुल सही बेटा। ड्रंकन मैन रतन, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल बेहतरीन जवाब। तो बैकनेलियन का मतलब शराबी, बेवड़ा, बूजर, डिप्सोमैनियाक या फिर बैकनेलियन, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा शराब पीता है, हैविली शराब पीता है, दैट इज कॉल्ड बैकनेलियन, राइट। तो स्टेटमेंट लेते हैं बैकनेलियन से, आर यू रेडी? चलिए स्टेटमेंट लेते हैं और अपनी नोटबुक के साथ तैयार रहिएगा। द बैकनेलियन मैन was using invective, was using invective का मतलब है गाली गलोच। इन्वेक्टिव का मतलब क्या है बेटा? गाली गलोच। जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है, नशे में जो व्यक्ति है, द बैकनेलियन मैन was using invective for द, पास से गुजरने वाले होते हैं पासर्स बाय, पासर्स बाय। और पासर्स बाय का मतलब हर एक शब्द में कोई ना कोई वाक्य आपको मिलेगा बेटा, हर एक शब्द में कोई ना कोई सीखने की चीज मिलेगी। पासर्स बाय का मतलब होता है पास से गुजरने वाले। जैसे अगर आप कहीं खड़े हैं और उसके आसपास से लोग गुजर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? वो पासर्स बाय कहलाएंगे।
पासर्स बाय का मतलब है जो पास से गुजर रहे हैं, तो स्टेटमेंट हो सकती है द बैकनेलियन मैन, यानी कि जो शराबी आदमी था, जिसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, शराबी बेवड़ा आदमी, वॉज यूजिंग इन्वेक्टिव माने गाली गलोच। इन्वेक्टिव की स्पेलिंग कैसे याद करोगे बेटा? इन कैसे याद करोगे? IN। वैक कैसे याद करोगे? VEC। और टिव कैसे याद करोगे? बिल्कुल सही, TIVE। तो ये बन गया, इन यहां बन गया, वै इधर बन गया, और वैक इधर बन गया, और टिव इधर बन गया। तो वर्ड बन गया क्या? इन्वेक्टिव। द बैकनेलियन मैन वॉज यूजिंग इन्वेक्टिव फॉर द पासर्स बाय, यानी कि पासर्स बाय के लिए वो किस चीज का इस्तेमाल कर रहा था? किस चीज का इस्तेमाल कर रहा था? गाली गलोच का। अब शराबी व्यक्ति है, होश खो चुका है, तो डेफिनेटली वो किसका इस्तेमाल करेगा? इन्वेक्टिव का। वो कोई शब्दों का, सही शब्दों का, क्योंकि जिसका जीवन का क्रम ही सही नहीं है वो कैसे अच्छे शब्दों का चयन करेगा? तो पहला शब्द ऑटोप्सी समझ में आया, एब्डिकेट समझ में आया, लॉर्ड रामा से हमने कनेक्ट किया, एवोल्यूशन को हमने किससे कनेक्ट किया? स्नान से। लोग अपने पापों को हटाने के लिए, धोने के लिए गंगा में डुबकी लगाते, एवोल्यूशन इन द गंगा। बैकनेलियन समझ में आया। चलिए, अब मैं अगर कोई भी वाक्य लूं बेटा, अब मैंने कहा कुछ लोग कहते हैं कि नियम रटने के बाद आपको भाषा समझ में आएगी। अगर मैं आपके सामने अब एक वाक्य कहता हूं, जो भी बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं, जो 8 बजे आके जुड़ गए थे, मैं अगर आपको एक वाक्य कहूं बेटा कि ऑटोप्सी इज डन टू रिवील द हश हश ऑफ एनी मर्डर, ऑटोप्सी इज डन टू रिवील द हश हश ऑफ एनी मर्डर, आप बताइए ये वाक्य आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? अगर ये वाक्य आपको समझ में आता है तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा भ्रम है कि नियम रटने के बाद आपको भाषा आएगी। हां, चैप्टर हमारे सारे होंगे, वो बात अलग है, पर यह बहुत बड़ा भ्रम है कि इंग्लिश या कोई भी भाषा जब तक नियम नहीं रटेंगे तब तक नहीं आएगी। तो फिर एक हमारे यहां अनपढ़ व्यक्ति हिंदी कैसे बोलता है? हमारे यहां एक छोटा सा बच्चा स्कूल जाने से पहले हिंदी कैसे सीख गया? जो भाषा की समझ है वो शब्दों और वाक्यों की परिस्थिति, मन स्थिति और वाक्य की स्थिति की समझ है। अगर आपकी परिस्थिति, मन की स्थिति और वाक्य की स्थिति कोई सेट कर दे तो भाषा अपने आप से सेट हो जाएगी बेटा। बिल्कुल सही, मस्त हरियाणा कहते सर, हाँ सर बात बिल्कुल समझ में आई। प्रीति भाटिया बिल्कुल बात समझ में आई। सोनू चौहान बिल्कुल सही। अरुणा साहू बिल्कुल सही, समझ में आ रही है। ऐसे ही पूरी इंग्लिश समझ में आएगी बेटा। हम भी देखते हैं कैसे नहीं समझ में आती, और जितने भी वाक्य आप आज करोगे उन वाक्यों को आप पढ़ के देखो तो आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि चीजें घटित हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं। यहां पे अगर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो आप अपने ऑप्शंस मुझे बता दीजिए बेटा। तीसरा क्वेश्चन हमारा आज का, अ पर्सन हु इज ऑलवेज ईगर टू क्वेरल ओवर ट्राइफल्स। क्वेरल माने झगड़ा करना, ट्राइफल्स का मतलब होता है छोटी छोटी बातें। जो अनइंपॉर्टेंट बातें हैं उनको हम ट्राइफल्स कहते हैं। स्पेलिंग कैसे याद होगी? ट्राई याद हो जाएगा, फल याद हो जाएगा और स याद हो जाएगा। ट्राइफल्स, क्या बोलेंगे? ट्राइफल्स, बिल्कुल सही। आप छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें, बिल्कुल सही। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें। वेल, अ पर्सन हु इज ऑलवेज ईगर टू क्वेरल ओवर ट्राइफल्स, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा उत्सुक होता है छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने के लिए। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करे, बहुत छोटी छोटी बातों पे, कि यहाँ पे ये चीज क्यों पड़ी, इस पे झगड़ा कर ले। आपके बहुत सारे पड़ोसी होते होंगे ऐसे। बिल्कुल सही जवाब आने लगे, वेरी गुड सोनू चौहान, बहुत अच्छे। डी स्टेटस, बेलिकॉस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पुष्पेंद्र बैरागी, अर्जुन भारद्वाज, पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ाए रखे बेटा। पार्टिसिपेशन से कंसंट्रेशन का सीधा संबंध है, ये बात याद रखिएगा। अ पर्सन हु इज ऑलवेज ईगर टू क्वेरल ओवर ट्राइफल्स, क्या इसका मतलब रिब्यूक्ड है, क्या इसका मतलब ऑब्लिटरेटेड है, इनएफेबल है, या फिर बेलिकॉस है? तो आपके हिसाब से आंसर कौन सा बनता है? आंसर बनेगा इसका, जो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा उत्सुक हो, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने पे, आपका आंसर बनता है क्या? बेलिकॉस। बेलिकॉस आपका आंसर है, बिल्कुल सही। और भी इसके वर्ड्स आते हैं, कैंटेंकरेंस है, बेलिजरेंट है, टेस्टी है, कोलेरिक है, पग्नाशियस है, पर मैं अभी बर्डन आपके ऊपर देना नहीं चाहता। पहला दिन है, ज्यादा बर्डनसम दिमाग को नहीं करना है, हल्का हल्का धीरे धीरे आदत डालनी है। धीरे धीरे रे मना सहज सहज सब होए, माली सींचे सोघड़ा ऋतु आए फल होए। आपकी ऋतु जरूर आएगी बेटा, पर लगातार उस पौधे में पानी डालते रहें। बेशक उस पर अभी फल नहीं आए हैं, फूल नहीं आया है, पर उस पौधे को पानी की जरूरत है। यानी कि आपके कर्मों का जल लगातार आपके लक्ष्य में गिरते रहना चाहिए, ताकि आपका लक्ष्य एक दिन फलीभूत होकर आपके सपने साकार कर दे। यह बात हमेशा याद रखिएगा। बेलिकॉस का मतलब छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे भी याद करते हैं कि बिल्ली ग्लूकोज पी गई, बिल्ली ग्लूकोज पी गई और उसने झगड़ा कर लिया। बिल्ली ग्लूकोज, ठीक है, वो भी एक तरीका है, वो करना है वो कीजिए, नहीं तो स्पेलिंग पे आ जाइए। बै पढ़ सकते हो, ली पढ़ सकते हो, कॉस पढ़ सकते हो, या फिर बेल तो पढ़ ही सकते हो, BE। अच्छा, ये तो और भी आसान स्पेलिंग टुकड़े और भी देखा, काम करने से काम करना आता है। बेल की स्पेलिंग आप सबको याद है? यस और नो?
यानी कि जिसकी घंटी बजी ही रहती है, टन 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 खोपड़ा बजता रहता है, टन 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 खोपड़ा बजता रहता है। बेल की स्पेलिंग आपको सबको याद है, ई आप याद कर ही लोगे और कॉस आपको याद हो जाएगा। बेल कैसे बोलोगे? BELL। ई कैसे बोलोगे? आई। और कोस कैसे बोलोगे? वर्ड आपके साथ आ गया, बेलिकोस भी बोल सकते हो, स भी बोल सकते हो, ब्रिटिश अमेरिकन का फर्क है, बोलो बेलिकोस। राइट, तो बेल की स्पेलिंग साथ साथ याद करते रहिए बेटा, साथ साथ। और रोज आपको 8 बजे, रोज 8 बजे पहुंच जाना है बेटा अपनी नोटबुक और पेन के साथ, रोज। राइट, जितना भी सीखने को मिले थोड़ा याद रखिएगा, एकदम से सारा पूरी जिंदगी का भोजन अगर एक ही दिन खिला दूं, कुछ एक सोचेंगे कि सर ने 3 ही क्वेश्चन कराए, वाकई 3 कराए, उसके बारे में जो मैंने कम से कम भी 30 बातें बताई, उनका क्या? ये बात याद रखिएगा बेटा, 3 नहीं, वहां पर हर एक शब्द के साथ फिल इन द ब्लैंक भी तैयार हो रहा है, एरर फाइंडिंग भी तैयार हो रहा है आपका। मैं दिखाऊंगा कि ये सारी चीजें जब जुड़ेंगी तो आगे सेंटेंस अरेंजमेंट, इन्हीं से कॉम्प्रिहेंशन पैसेज किस तरीके से निकल जाते हैं, वो सारा सारा काम मेरा। पर याद रखिएगा, कुछ एक सोच रहे होंगे सर ने सिर्फ 3 क्वेश्चन, नहीं बेटा ऐसा मत सोचिएगा। अगर मैं एक ही दिन में बहुत कुछ खिला दूं तो आप आज ही मर जाओगे। अगर सारे दिन का भोजन मैं आपको आज ही खिला दूं, सारे दिन का छोड़ो, मैं 1 साल में जितना खाना है वो आज ही खिला दूं, 1 साल का भी छोड़ो। अगर मैं 6 महीने में जितना खाना अगर आपको आज ही खिला दूं, 6 महीने का छोड़ो। अगर मैं आपको 1 महीने में जितना आपने खाना है खाना वो आज ही खिला दूं तो भी मरोगे। हर बार मौत हो रही है, हर बार मौत हो रही है। अगर आपको 6 दिन में जितना खाना है अभी खिला दूं, अभी के अभी मर जाओगे। अगर आपको 4 दिन में जितना खाना है उतना अभी के अभी खिला दूं, अभी मर जाओगे। अगर मैं 2 दिन का भी एक साथ खिला दूं तो अभी के अभी मौत घटित हो जाएगी। तो 20 साल के अनुभवी शिक्षक हैं बेटा हम। सीखने के जो तरीके हैं मैंने बताया कि चिंतन है, अनुभव है और अनुकरण है। विद्यार्थी के हिस्से सिर्फ और सिर्फ अनुकरण अगर दिया गया तो अनुकरण कम से कम ढंग से करते आइएगा, बिल्कुल टेंशन मत। राइट, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि चीजें कैसे घटित होनी है, धीरे धीरे चीजें अपने आप से प्रकाष्ठा पे चढ़ जाएंगी। बेलिकोस का मतलब झगड़ालू, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करने वाला, जिसके दिमाग की घंटी बजती रहती है। रिब्यूड का मतलब होता है जिस पर डांट लगा दी गई हो। रिब्यूक का मतलब डांट लगाना, किसी पर स्कोल्ड करना, और भी वर्ड्स हैं सारे के सारे, वो हम डेफिनेटली करेंगे आगे। रिब्यूक का मतलब डांट लगाना है बेटा, किसी पर स्कोल्ड करना। तो जो डांटा हुआ व्यक्ति है, जिस पर डांट पड़ी है, वो क्या होता है? रिब्यूक्ड। जिस पर डांट पड़ गई, जिस पर डांट पड़ गई वो व्यक्ति क्या है? रिब्यूक्ड। मैंने डांट लगा दी और वहां पर वो जो मेरा चपड़ासी है वो साइड में खड़ा है, तो वो व्यक्ति क्या है? रिब्यूक्ड। वो रिब्यूक्ड पर्सन है, उस पर डांट लगी है, दैट इज कॉल्ड रिब्यूक्ड। ऑब्लिटरेट का मतलब है बेटा जड़ से उखाड़ फेंकना, जड़ से उड़ा देना, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिटरेट। राइट, ऑब है, ली है, ट है और रेटेड। ऑब्लिटरेटेड माने जो जड़ से खत्म कर दिया गया है, जिसको समाप्त कर दिया गया है, जिसको समाप्त कर दिया गया है, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिटरेटेड बेटा, वो ऑब्लिटरेटेड कहलाता है। और इनएफेबल, जिसे शब्दों में बयान ना किया जा सके, अकथनीय, अनस्पीकेबल, अनस्पीकेबल। मैं इसको जल्दबाजी में नहीं कराना चाहूंगा क्योंकि इनके सबके शब्द लेने बहुत जरूरी हैं। राइट, सबके वाक्य लेने बहुत जरूरी हैं, रिब्यूट के, ऑब्लिटरेटेड के, इनएफेबल के। तो इनके जो वाक्य हैं वो हम अगली क्लास में लेंगे। आज जो भी आपने पढ़ा उसे बस 2-3 बार आपको एक काम करना है। राइट, 2-3 बार आपको एक काम करना है कि उसे बेटा आज रिवाइज जरूर करना है। समाप्त कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिटरेटेड। राइट, जैसे आई हैव ऑब्लिटरेटेड हेजिटेशन फ्रॉम माई हार्ट। भाई अगर कोई कहता है, क्या लिख ही लीजिए, चलिए कोई बात नहीं। आई हैव ऑब्लिटरेटेड हेजिटेशन, आई हैव ऑब्लिटरेटेड हेजिटेशन फ्रॉम माई हार्ट। कहते सर इंग्लिश में हम आपसे जुड़ गए हैं तो अब अपने मन से हमने हेजिटेशन को हटा दिया है, खत्म कर दिया है, तो वो ऑब्लिटरेटेड वर्ड वहां पे आ जाता है बेटा। राइट, सो आई हैव ऑब्लिटरेटेड, आई हैव ऑब्लिटरेटेड, बिल्कुल सही, रूट आउट बताया गया। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा शब्द बताया। रूट आउट है, इरेडिकेट है। राइट, इरेडिकेट वर्ड भी आ सकता है। बहुत अच्छे बेटा अश्विन चौधरी, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। राइट, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सो आई हैव ऑब्लिटरेटेड हेजिटेशन फ्रॉम माय हार्ट। कहते सर जब इंग्लिश का कमान आपने संभाल लिया तो डेफिनेटली आई हैव ऑब्लिटरेटेड हेजिटेशन फ्रॉम माय हार्ट, मैंने अपने मन से ऑब्लिटरेट कर दिया है। और उस फिल इन द ब्लैंक में आपको पता है कि क्या लिखा जाएगा, वो आपको पता है कि ऑब्लिटरेटेड आ जाएगा। इनएफेबल, अनस्पीकेबल, जैसे आप कह सकते हो कि सर भाषा को करने का ये तरीका अगर रोज हमें होता रहे तो कुछ ही दिन में हजारों तो वकैब होगी और हजारों सेंटेंस हमारे पास होंगे और हजारों वकैब और सेंटेंस, और उसका जो गहरा से गहरा समझ है, जब उसकी अक्यूमन और इंसाइट मेरे अंदर होगी तो न्यूज़पेपर क्यों नहीं समझ में आएगा, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज क्यों नहीं समझ में आएगा, क्लोज टेस्ट क्यों नहीं समझ में आएगा, मुझे क्यों नहीं समझ में आएगा कि एग्जामिनर मुझसे पूछ क्यों रहा है। पर याद रखिएगा जो ज्ञान है वो कभी भी मास लेवल का नहीं, क्लास लेवल का होना चाहिए।
जो आपको कहीं ना कहीं वर्ग, हमने गिनती की चाहे 7-8 बातों को ही डिस्कस किया, गिनती के 2-3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, पर आपने पाया कि ये जो ज्ञान है ये भीड़ के बस की बात नहीं है, ये वर्ग विशेष का ज्ञान है जहां पर हमें शिफ्ट होना है। एक कमजोर शरीर 100 मीटर का भी प्रेशर नहीं ले पाता, पर जो ताकतवर शरीर है आप जानते हैं कि वो लगातार मेहनत करके कई किलोमीटर एक साथ एक सांस में भाग सकता है। आपकी मसल्स की ताकत, आपके ब्रेन की ताकत आपके लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत सहायक होती है। और अनुकरण अगर आपने अच्छा किया तो हमारी पूरी टीम ये वादा करती है कि आपका जो अनुभव है वो कैसा होगा, इनएफेबल होगा, शब्दों में बयान करने का नहीं, क्योंकि जीवन में जो भी श्रेष्ठ है उसे आप जी सकते हो, जान सकते हो, शब्दों में कहना असंभव है। यानी कि जिंदगी में जो भी बेस्ट है वो कैसा है, इनएफेबल। अपनी मां की ममता को आप जी सकते हो, जान सकते हो, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आपकी मां का प्यार आपके लिए इनएफेबल है। आपके दिल में जो अपने देश के प्रति जो समर्पण है, जो लगाव है, जो लगन है, वो आपके दिल में इस देश के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है वो इनएफेबल है, अकथनीय है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। राइट। सो आज का सेशन कैसा लगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप उन सेशंस को ज्वाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली फायदा अगर आपको हो रहा है तो उस फायदे को आगे बढ़ने दें। बी अ कैरियर ऑफ गुडनेस, भलाई को फैलने में मदद करें। तो आज के सेशन के लिए, आज के कॉपरेशन के लिए, आज के सहयोग के लिए, आप सब लोगों का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी सुबह 8 बजे। थैंक यू, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।